हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 10th क्लास है और इसी में हम 10th में देख रहे थे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उन्हीं पर हम लोग आपका गौर करके एक एक सारी चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है। और इसी में हमने सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनको देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो आपके क्षेत्र हैं वो कौन कौन से आपके क्षेत्र हैं, कैसे आप उनको देख सकते हैं। फिर उसी क्षेत्रों के अंतर्गत आप देखिए जो है किस तरीके से आप इनको देखेंगे। लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किस प्रकार से एक एक करके ये आपके लगे हुए हैं। ठीक है, आप इनको देख लें। ठीक, अब थोड़ा सा आप यहाँ विचार कीजिए। अब इसी में आप सबसे पहले तीन क्षेत्रों की तुलना आपस में कीजिए। तीन क्षेत्रों का जो कंपैरिजन है वो आप करें। ठीक है, तीनों क्षेत्र आपको मिलेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे उनका कंपैरिजन हुआ है आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं आप उनको देखिए। अंतिम वस्तुएं, मध्यम वस्तुएं, उपभोक्ता वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं। देख लिया? इतना आप लोग बात करेंगे। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का जो कार्य क्षेत्र था उसको मैं आपको बताया था कि कैसे कार्य क्षेत्र है और कितना भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका योगदान हुआ है। ठीक, उसी के अनुरूप हमने इन सबको देखने पर बात करने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोग अधिकांश नियोजित कहाँ हैं। यानी कि लोग अधिकांश जो आपको रोजगार मिला है वो किस सेक्टर में आपका लोगों को रोजगार प्राप्त है। अधिकांश लोगों को कहाँ रोजगार मिला है। कह रहे लेखा 2 में सकल घरेलू उत्पाद में तीन क्षेत्रों में प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों के क्षेत्र में बदल सकते हैं। जो बदलाव हैं आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। कह रहे पिछले 40 सालों में जो आपके बदलाव हुए हैं आप उन बदलावों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में तीन क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर अगर आपके बदले हैं तो इनकी हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसे ही परिवर्तन नहीं हुआ है। आलेख 1987-88 में एवं 17-18 में वर्ष 2003 के क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दर्शाता है। तो बेसिकली वो आपका रोजगार की क्या हिस्सेदारी है ये आप देखिए। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोजकता कौन है। कह रहे जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा नियोजकता कौन है, ये हमको आपको देखना है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ही एक ऐसा क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार अपर्याप्त अवसर का सर्जन हुआ है। यदि अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर यह बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना आपका वृद्धि हुई थी, परंतु रोजगार में 5 गुना वृद्धि। अब देखिए सर्विस सेक्टर कितना बढ़ा, 14 गुना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उसका इफेक्ट कितना हुआ, केवल 5 टाइम्स। क्लियर है, 5 टाइम्स से भी कम वृद्धि हुई है। यानी कि 5 ही मान लीजिए, तो जरूरी नहीं कि जितना कोई सेक्टर उभरे उसमें रोजगार के सेक्टर उतना ही परसेंट में बढ़े। रिलेटिवली बात यह है, मान लीजिए आप कहने लगे कि हमारा सर्विस सेक्टर 20% बढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि 20% आपका रोजगार भी बढ़े। हो सकता है 5% बढ़ाओ, हो सकता है 2% ही बढ़ाओ। तो मेन है एम्प्लॉयमेंट जो है उस रेट में आपका नहीं बढ़ता जिस रेट में आपका ग्रोथ हो रही है। क्लियर है, मेन ये है कि ग्रोथ जो है उसी रेट में आपका नहीं बढ़ रहा है। ठीक, ये हमको देखना है। प्राथमिक देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि में लगे हैं।
जिनमें सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। परंतु तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का भी काम सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा बाकी है। ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे अपनी श्रमिक क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? कह रहे ऐसा है क्या कि वो लोग जो अपनी कृषि क्षेत्र क्षमता में लगे हैं उनका प्रोडक्शन कैसा है, आपका कम हो रहा है? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अथवा यदि आप कुछ ऐसे क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से हटते हैं तो आप उत्पादन प्रारंभ नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का अल्प बेरोजगारी है। कैसी है? अल्प बेरोजगारी। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं। उसके पास 2 हेक्टर असिंचित भूमि है, जो कि सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर है, और ज्वार और आहर जैसी फसलों भी उपजाई जाती है। उसके परिवार में सभी 5 सदस्य भूमि वर्षा पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं होता। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहे हैं, बेकार नहीं, परंतु वास्तव में श्रम प्रायः विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर सकते हैं, परंतु किसी को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। अल्प बेरोजगारी की स्थिति में जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी क्षमताओं से कम काम करते हैं। इसी प्रकार अल्प बेरोजगारी छिपी हुई है, क्योंकि इसे उन लोगों में बेरोजगार और जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, वे अलग इसलिए हैं क्योंकि उनके पास प्रचंड बेरोजगारी कहाँ है। आप मान लेते हैं कि भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार या 2 सदस्यों पर भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी द्वारा उसके कुछ अतिरिक्त आय होती है, जो कि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। अब 2 लोगों को चलते ही कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए कर सकते हैं। एक बार परिवार की कमाई में वृद्धि हो गई और वे अपनी भूमि से पहले ही उत्पादन रखते हैं, और एक बार हमारी वृद्धि हो गई, कमाई बढ़ गई, चीजें हो गई, तो फिर आप उसको उस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक, भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कुछ लोग कृषि क्षेत्र से हटकर उनमें कहीं समुचित रोजगार उपलब्ध करते हैं, ठीक है, कैसे हैं, रोजगार उपलब्ध करते हैं, तो कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से हट रहे हैं, और वहां पर आपका जो कृषि है उन पर आपका बुरा प्रभाव जो है नहीं पड़ता। कोई अन्य रोजगार पाने में, लोग अन्य आय में परिवार की कुल वृद्धि को भी देखा जाता है कि हमारी एक्चुअल में टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, ये भी हम आपका अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं, जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। जैसे प्लम्बर हो गया, पेंट करने वाले हो गए, मरम्मत कार्य में करने वाले हो गए, और जो आपके सुविधाजनक काम विस्मय करते हैं, उनमें रोजगार कमाना नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेले खींचते अथवा कुछ को आपके चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां पर पूरा दिन बीतता है, परंतु यह बहुत कम ही काम कर पाते हैं। तो काम कैसा है, बहुत कम रहता है और बहुत कम कर पाते हैं। इस दिशा से होता है इस काम के लिए, क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। इसलिए क्या नहीं है, कुछ बेहतर अवसर नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें होती है। ठीक, यानी कि रोजगार का अवसर होना ही लोगों की जीवन को सुविधा करता है, उनको रोजगार, उनको सामाजिक, उनको आर्थिक पर्यंत में आगे अग्रसर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है, जो इस दिशा में बड़ा कार्यरत है और जो लगा है। यानी कि अगर आपको रोजगार अच्छा मिलेगा तो सारी चीजें
आपको बहुत सुविधाजनक और पर्याप्त होंगी। देख लिया इन सब चीजों का। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, कि हम और अतिरिक्त रोजगार को कैसे कर सकते हैं। आइए, उपयुक्त चर्चा से हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता, कुछ लोगों को रोजगार में वृद्धि दी जाती है। कैसे की जाती है? अब कितने लोग ऐसे हैं जिन पे अल्प बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, कितने लोग हैं कि उनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इकोनॉमिकल आपका ग्रोथ हो रही है। अब देखिए, हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड को देखते हैं। उसके परिवार की भूमि होती एक कुएं का निर्माण करने के लिए कुछ मुद्रा व्यय करते हैं। बैंक ऋण प्रदान कर सकता है, तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी। खरीफ मौसम में एक फसल गेहूं उपजती है। हम मान लेते हैं कि गेहूं 1 हेक्टेयर की भूमि में लगभग 250 दिन में बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई करने में अब तक रोजगार प्रदान करती है। परिवार अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिलता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे खेतों में सिंचाई के लिए नए बांध का निर्माण किया जाता है, अर्थात एक नहर खोदी जाती है और कृषि क्षेत्र में रोजगार अनेक क्षेत्रों का सर्जित होती है और अल्प बेरोजगारी की समस्या आप देख सकते हैं। ऐसी मिलेगी अल्प बेरोजगारी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी और आप उसको देखेंगे। अल्प बेरोजगारी, तो हम मुद्रा, साख, ये सब चीजें मैं आपको रिवीजन कराने का दौर था, मैंने वो भी दिखाया। ठीक है, तो किस तरीके से ये सारा इसमें होता है कि हम कैसे हम साख सर्जन करते हैं, कैसे किसी का निर्माण करते हैं, कैसे किसी की रोजगारी परियंत्र होता है। ठीक, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी एक और दूसरे किसान की तुलना पहले से अधिक उत्पादन करने वाले से कुछ हद तक बेची गई आवश्यकताओं पर होती है। इसके लिए उन्हें अपना नजदीकी के शहर में ले जाने की आवश्यकता होती है। यदि आप सरकार परिवहन, फसलों के भंडारण पर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण करने पर कुछ पैसा निवेश करती है, तो कुछ छोटे ट्रैक सब जगह पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से अनेक जैसे किसान अभी भी पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, उपज और विक्रय कर सकती है। कार्य क्रेता केवल ही उपज रोजगार उपलब्ध कराती है, बल्कि परिवहन जैसी व्यापारिक सेवा में लगे लोग भी रोजगार पाते हैं। देख लिया, लक्ष्मी केवल जरूरत के हिसाब से पानी का सीमित नहीं रखती। खेती करने के लिए बीज, उर्वरक, कृषिगत चीजों का, बहुत सारी चीजों का उनको जरूरत है। कृषि चाहिए और उसको भी चाहिए, किसी को उसको पानी निकालने की पंप सेट की व्यवस्था चाहिए और पेटेंट की भी आपका जरूरत होती है। और निर्धन किसान होने का सभी चीजों का खर्चा नहीं कर सकती, इसलिए साहूकार का पैसा उधार लेती है और उच्च ब्याज दर पर लेती है और उसे वो वापस करना पड़ेगा। स्थानीय बैंक को उचित ब्याज दर पर उसको साथ रखता है। वही सभी चीजों पर उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि करने की सक्षम होती है। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार, किसानों की सस्ते की प्रदान करने की आवश्यकता होती है। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सेवा की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना। यहाँ तक कि बहुत अधिक नैतिकता है। उदाहरण के लिए, अब मान लेते हैं कि किसान अरहर, टमाटर, दलहन का आपका निर्णय लेते हैं और उसको प्रसंस्करण करने, क्रय करने के लिए स्थापित करते हैं। शीत भंडार गृहों में खुले में किसानों को अवसर मिलता है उन चीजों को प्रिजर्वेशन करने का, उनको प्रिजर्वेट करने का। अच्छी कीमत मिलने पर उनको बेच देते हैं। वन क्षेत्रों में, निकटवर्ती गांवों में, शहरों में किसान केंद्र संग्रहण की शुरुआत की जाती है।
जहां पर किसान प्राप्त शहद बेचने, सब्जी, कृषि के उत्पाद, आलू, शक्कर, मटर इत्यादि फल बेचने पर, इस सारी चीजों पर होता है। ठीक, और इनको फूड प्रोसेसकरण की सीमा में रखा जाए। देख लिया, इतना भी हमने पढ़ा कि रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, किस तरीके से रोजगार में काम करता है। आइए, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका जो है संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच वो काम करते हैं। कैसे? संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच में काम किए हैं। कांता संगठित क्षेत्रों में काम करती है, जैसे आपने देखा। संगठित मतलब आप किसी के यहाँ ऑफिस में वर्क करें, कितने घंटे की ड्यूटी है, आवर्स क्लियर हो, उसको जो लीव है वो क्लियर हो, और जो अदर बेनिफिट है वो आपको दिखे। इनकी बहुत सारी उन चीजों की सूची आपको बनी होती है जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है। क्या लाभ है, क्या सुनिश्चितता है, सारी चीजें उसमें एक एक करके। संगठित क्षेत्र भी उद्यम कार्यस्थल पर है, जहां लोगों को रोजगार के नियमित नियमित रूप से होते हैं, इसलिए लोग सुनिश्चित काम होता है। आर्थिक क्षेत्र में पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है। नियम और विनियम में अनेक विधियां, जैसे कारखाना नियम, न्यूनतम मजदूरी, सेवादान, यहाँ तक कि दुकान एवं प्रतिष्ठा इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस संगठित क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर औपचारिक रूप से प्रक्रिया विधि है और किसी पर आपका नियोजित नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, परंतु सरकार अपने सक्षम पंजीकृत है और नियमों विनियमों का पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलने, उन्हें एक निश्चित समय तक काम करने की आशा दी जाती है। वे अधिक काम करते हैं, नियोक्ता द्वारा अतिरिक्त वेतन और नियोक्ता के ही द्वारा वो बहुत सारी चीजें दूसरों से लाभ प्राप्त करने हैं, क्योंकि सेवन, छुट्टी, वेतन, अवकाश, भुगतान, भविष्य निधि, सेवा इत्यादि चिकित्सा पाने के हकदार हैं। ठीक, और नियमों के अनुसार कारखाने पेयजल सुरक्षा, पर्यावरण सुविधा सुनिश्चित करना है। ये आपका सेवानिवृत्ति है तो उन्हें पेंशन भी प्राप्त होती है। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां हैं जो अधिकांश सरकारी नियंत्रणों से बाहर हैं और इससे ही आपका निर्मित होती है। इस नियम और विनियम के होते हुए परंतु अनुपालन नहीं होता है। वे काम करने वाले रोजगार है और आपका नियमित है, और ये अतिरिक्त छुट्टी के समय में काम करने, छुट्टी देने, अवकाश, बीमारी की छुट्टी इत्यादि का भी प्रावधान नहीं है। अब जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है उसका इतना आपका विधान नहीं है। उनको छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते, उनको ईएलसीएल नहीं मिलती, कोई उनका बीमा नहीं होता, कोई बीमारी के कारण उनका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप बीमारी में इन सब चीजों को आपका कर सकें या आप उनको देख सकें। रोजगार सुरक्षित नहीं है। कुल मिला के है कि अगर ऐसा ना हो, कितने वापस लौट कर आए, किसी और को रख ले। श्रमिकों को बिना किसी कारण बताए काम पर से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में काम करें तो कुछ लोग काम में छुट्टी दे दें, और बिल्कुल लोग नियोक्ता की मदद से ही उन पर ये आपका निर्भर करना पड़ेगा। एक निर्भर करना पड़ेगा। देख लिया, चलिए आगे। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने छोटे कार्य, सड़क का बिक्री अथवा मदद करना स्वयं नियोजित करते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको श्रमिक लाते हैं, सारी चीजें करते हैं। इनको देखते हैं। अब कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र का संरक्षण कैसे हो। कह रहे संगठित क्षेत्र में कहीं अधिक रोजगार आपके प्रस्तावित करते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर अत्यधिक धीमे हैं और इनकी गति से वृद्धि हो रही है। कह रहे कि धीमी गति से क्या है, इनकी ग्रोथ हो रही है। आमतौर पर यह पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। ऐसी रणनीति व वंचन व श्रमिक कार्य को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के रूप में अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिमाणतः बहुत से श्रमिक संगठन क्षेत्रों में काम करने के लिए विवश हैं। बहुत कम वेतन मिलता है और उन्हें प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनका आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार के संरक्षण में नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। ठीक है।
सन 1990 में यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में बहुत अधिक श्रमिक क्षेत्र अपना रोजगार खो देते हैं। लोग असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन पर काम करने वाले के लिए विवश हैं। अतः संगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। ठीक, ये हमको देखना। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रों में, भूमिहीन कृषक, छोटे आमतौर पर सीमांत किसान, फसल बटाईदार, कारगर जैसे बुनकर, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि रचित होते होंगे। भारत में 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं। इन्हें किसानों के समय बीज, कृषि उत्पादन, भंडारण, विपणन और इन सब चीजों की सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। ठीक, कैसी है? इनकी आपका जरूरत है। इनके अनुसार ही जब तक आप इनकी जरूरतों को पूर्ति नहीं कराओगे तब तक आप देख सकते हैं कि ये उस रूप में नहीं पहुंच सकते। शहरी क्षेत्रों में संगठन मुख्य रूप से लघु उद्योग, श्रमिक, विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, आकस्मिक, सड़कों पर विक्रेता का काम करने, सिर पर बोझ ढोने, श्रमिकों, वस्त्र निर्माण, कबाड़ा उठाने वालों पर है। लघु रूप में कचरे, माल प्राप्ति, उत्पादन के लिए भी सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण की जरूरत है। क्या जरूरत है? दोनों क्षेत्रों में आपको संरक्षण की आपका जरूरत है। ठीक, चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। और हम पाते हैं कि बहुश्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं, वे अनियमित और कम मजदूरी पाने के अलावा सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का संरक्षण व सहायता भी कैसी है? अनिवार्यता है। तो ये सब कुछ इसमें अनिवार्यता आपकी बची होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज आपको लिए इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा और चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा आप उसको पढ़ लीजिए सारांश वगैरह। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।